नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय इतिहास क्लास 6 चैप्टर 11 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां जो हमें प्रशस्तियों से प्राप्त होती है। प्रशस्तियां क्या होती थी? वैसे ये एक प्रशंसा के लिए लिखा हुआ लेख होता था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हर्षेण द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षेण कौन है, तो हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबार में कवि या मंत्री थे। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। ठीक है, इसका मतलब प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा करना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गौतमी पुत्र शतकर्णी जो था उसके प्रशस्ति के बारे में बताया गया था। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ था कि ये प्रशस्तियों का जो महत्व था वो बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में एक्चुअली हरिसेन ने कहा क्या? इसमें उसने कवि ने राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा करता है। ठीक है, इवन यहाँ तक उसने लिख दिया है कि ईश्वर के बराबर बताया है समुद्रगुप्त को। तो प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य लिखे रहते थे। ये जो नीचे तुम लोग देख रहे हो ये उसी प्रशस्ति का ही एक अंश है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये है सिक्के। उस समय समुद्रगुप्त के समय जो सिक्के चलाए गए थे जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वीणा बजाते हुए सिक्के किसके समय के थे या उसमें कौन दिखाया गया? तो उसमें समुद्रगुप्त दिखाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब ये जरा मानचित्र देखो। ये जो मानचित्र है ये बहुत सारी प्रशस्तियों से जो प्राप्त जानकारियां हैं उससे बनाया गया है। अब इस मानचित्र में हरिशेण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। ठीक है, अब देखो इसमें हरे रंग का क्षेत्र क्या है? ये आर्यावर्त है। इसके उन 9 शासकों का उल्लेख है जिसमें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब इसके बाद देखो, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए हम इसमें क्या किया गया? लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो जो लाल बिंदु से दर्शाए गए हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो है वो बैगनी रंग से दिखाया गया। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, जिनके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाहर जो तुम्हें नीले रंग का भी दिखाई दे रहा है ये संभवतः कुषाण और शक के रहे होंगे। तो इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता या माता के बारे में बताती हैं। अब उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कुमार देवी किस गण की थी। ठीक है, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो ये भी पूछा गया है चंद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के पहले शासक है। तो गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन है? जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त वंश में महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण करी? सबसे पहले चंद्रगुप्त ने करी। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण करी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है और उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है, जो वही भी मैंने तुमको सिक्का पहले दिखाया था। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया।
बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। अब इसके विषय में थोड़ा सा और हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस समय विक्रम संवत के बारे में भी हम तुम्हें बता देते हैं। 58 ईसा पूर्व में आरंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया है। अब याद रखना, जो भी हम लोगों का वर्ष चलता है उसमें 57 साल और एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो वो तुम्हारा विक्रम संवत चलता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 में 57 साल और ऐड कर लो तो कितना हो गया 2077। तो विक्रम संवत जो है वो 2077 चल रहा है। नॉर्मली ये हिंदी वाले के हिसाब से चलता है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है। ठीक है, चैत्र महीने में जो पहली नवरात्रि आती है वहाँ से नया वर्ष शुरू होगा, तो ये 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा। जिस तरह हमें गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया और उनके दरबारी कवि वाणभट्ट थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है, वाणभट्ट हैं। तो इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, उन्होंने लिखी थी संस्कृत में लिखी थी हर्षचरित। हर्षचरित क्या है, ये हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया। चीनी तीर्थयात्री xuanzang, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। तो मैप में देखो थानेश्वर कहाँ है। ठीक है, उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। अब ये मैप में देखो कि तुम कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगहें हैं। मेनली थानेसर देखो और कन्नौज देखो। तो कन्नौज तो पता ही है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य वंश के नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब इस काल में और क्या हुआ, इस काल में हुआ कि पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। अब इसको भी मैप में देखोगी कहाँ पे है ये। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। लगातार नीचे मैप दिखा रहा हूँ, इसलिए मैप पर ध्यान रखना क्योंकि ये कहाँ कहाँ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। इनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब ये जरा पता करना तुम लोग कि चाचा कौन थे उनके। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ क्या होता है, आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों का वंश दुर्बल होते चले गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया।
अब इस समय प्रशासन किस तरह से चलता था, तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि सबसे महत्वपूर्ण बनी रही। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव थी, जो सबसे ज़रूरी होती है कि सबसे निचला हिस्सा क्या है? गांव है। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। क्या कदम उठाए? जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बना दिए गए। अनुवांशिक का मतलब बेटे अपने पिता का पद पाते थे, और जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने थे। कभी कभी क्या होता था, एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, ये क्वेश्चन पूछा गया, नगर श्रेष्ठी का क्या होते थे? मुख्य बैंकर। या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, ये भी पूछा गया है। सार्थवाह किसको बोला गया? व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो इसमें सार्थवाह, नगर श्रेष्ठी, ठीक है, प्रथम कुलिक, ये सब कुछ पूछा गया है। तो इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब इस समय सेना किस तरीके की हुआ करती थी, तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दी जाती थी। भूमि दे दी, ये वेतन है तुम्हारा। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिनसे वे सेना या घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरीके के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सामंत किसे कहा गया। तो ये मैंने भी जो पीछे सारा चीज़ें बताई, ये सामंत है। जैसे बाद में जमींदार कह सकते हो, बाद में जो जमींदार हुए। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वहाँ सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब दक्षिण भारत में क्या हुआ? पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। सभा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो एक सभा होती थी, एक उर होती थी। मतलब जहाँ भूस्वामी जो है वो ब्राह्मण नहीं है, वहाँ पे उर स्थापना करी जाएगी। ठीक है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नगरम किसे कहते हैं। तो संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो ये सभा जो था बहुत समय तक आगे दिखाई देती है। सभा और समिति जो हम लोग ने पिछले चैप्टर्स में भी मैंने बताया था जिनके बारे में। ठीक है। अब इस ज़माने में आम जनता किस तरीके से काम करती थी, तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत जानकारी जो है हमें नाटकों या कुछ अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो इस नाटक में एक गरीब मछुआरा के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो एक कहानी का कुछ अंश जो है ये तुम सामने देख रहे हो, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का ही एक हिस्सा है। ठीक है।
चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को उस अछूत व्यक्ति से दूर रखते थे या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक, अब वाण भट्ट जो हुआ करते थे उन्होंने सेना के बारे में एक सजीव वर्णन किया गया है, जिसके बारे में तुम सामने देख सकते हो। इसको एक बार पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि चैप्टर में है तो एक बार देख लेना। अब ज़रा मैप में देखो अरब, क्योंकि अरब अब ज़रा इस समय का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो क्या क्यों केंद्र है ये? क्योंकि मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो बेदुइन याद रखना, ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। तो लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत करी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उसके बाद सभी को समान माना गया है। ठीक है, तो अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, को जीत लिया था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये मैंने तुम लोगों को बीच बीच में तो बताते ही रहा, लेकिन फिर से अब याद दिला दे रहे हैं। जैसे प्रशस्ति क्या थे, आर्यावर्त कौन सा क्षेत्र था, दक्षिणापथ क्या था, दक्षिणापथ अभी पिछले चैप्टर में भी तुम लोगों ने पढ़ा था। वंशावली क्या हुआ करती थी, ठीक है। अनुवांशिक पदाधिकारी क्या होते हैं, सामंत, सभा, नगरम, श्रेष्ठी जो मैंने बीच में बताया। तो ये सब क्वेश्चन जो बीच में बताता रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इन सब को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो कि इस बुक का मतलब क्लास 6 का इतिहास का अंतिम चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 12। तो आज के लिए धन्यवाद।